अपनी बात शुरू करें विवेकानंद जी शर्मा। देखिए, जिस प्रकार का ये दौर है और वास्तव में हम कह सकते हैं कि केवल हमने ही नहीं अपितु हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी है, उसमें भी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति पहले कभी अपने जीवन काल में देखी होगी। अपने आप में विचित्र समय रहा है ये और सबसे बड़ी बात ये है कि ये समय को केवल कोई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का नहीं रहा, लगभग डेढ़ वर्ष होने को आया ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं। पिछला लॉकडाउन था और अब इस बार फिर से जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अंतर है, वायरस में भी अंतर हुआ है, स्थिति परिस्थितियाँ भी बदली हैं। लेकिन जैसा अभी दिलीप जी ने कहा कि वास्तव में जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, उनके मन में भी एक विचित्र प्रकार का एक अजीब-सा भय व्याप्त है। जैसे थोड़ा-सा यदि किसी को गले में खराश हुई, कोई खाँसी-जुकाम, सामान्य रूप से भी जैसे पहले होती रहती थी, वो भी होती है तो मन में एक डर का भाव बन जाता है कहीं वह व्यक्ति स्वयं कोरोना से पीड़ित तो नहीं हो गया है। ऐसा एक अदृश्य डर बना हुआ है। मैंने कुछ लेखकों को पढ़ा पिछले 1 डेढ़ वर्ष के दौरान। वो कहते हैं कि आप किसी भी समस्या का यदि मुकाबला करते हैं, तो वह समस्या छोटी हो जाती है। लेकिन यदि आप समस्या से डरते हैं, घबराते हैं, तो वह समस्या और बड़ी गंभीर बन जाती है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो इस डर को निकालना पड़ेगा और ये डर जो है, वो कहाँ से बनता है? तो जो मैंने खुद ने अनुभव किया है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस दौर में यदि कोई डर का वातावरण पैदा कर रहे हैं, तो वे हमारे मीडिया संस्थान कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं स्वयं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वर्तमान दौर में हम चैनल्स की बात करते हैं, उनमें किस प्रकार की सामग्री आ रही है, किस प्रकार की विषय वस्तु उसमें आ रही है, मन को दहलाने वाली इस प्रकार की जो चीज़ें हैं या आप सुबह उठकर जैसे समाचार पत्र पढ़ते हैं, उस समाचार पत्र में किस प्रकार की रिपोर्टिंग अभी तक हो रही थी। हालाँकि मैंने पिछले 7 दिन में थोड़ा-सा परिवर्तन अवश्य देखा है। हाँ जी, आवाज़ ठीक आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं? पुरुषोत्तम जी क्या कोई मैसेज है? नहीं, नहीं, कोई मैसेज नहीं, आप जाहिर तो अपने आप बात अच्छा। म्यूट करता हूँ। हाँ, तो मेरा कहने का भाव ये था कि पिछले 7 दिन में समाचार पत्रों ने भी कुछ पॉजिटिव स्टोरियाँ देना प्रारंभ किया है। उसके पहले तक लगातार खबरें यही चल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है और आपको आश्चर्य तो तब होगा जब हम देखते हैं कि जैसे मेरे साथ हुआ पिछले 5-7 दिन पहले मैंने फेसबुक चलाया, फेसबुक में 10 मिनट मैंने फेसबुक पर मैं ऑनलाइन रहा तो 25-30 पोस्ट आई होंगी मेरी आँखों के सामने। उन 25-30 पोस्टों में से कम 20 पोस्ट ऐसी थी, जो मेरे मिलने-जुलने वाले लोगों के कोरोना से पीड़ित होने की या किसी के निधन से संबंधित खबरें थी। वो 10 मिनट में मेरी मनस्थिति बड़ी अजीब-सी हो गई। मुझे लगा ये क्या माहौल बना हुआ है चारों तरफ। लेकिन इस सारे वातावरण में से कोई 2 खबरें हमारे को अच्छी मिल जाती हैं, पॉजिटिव खबरें मिल जाती हैं। जैसे एक खबर का ज़िक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। नाथद्वारा की एक महिला थी, उसकी खबर मेरे हिसाब से वो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की। नाथद्वारा की एक महिला थी, उदयपुर वो हॉस्पिटलाइज़्ड थी, कोरोना गंभीर था, उसको 95% उसके फेफड़े खराब हो चुके थे। 95% फेफड़े खराब हो गए, कैंसर से पीड़ित अलग से थी। डॉक्टर्स ने उसको छुट्टी देके घर भेज दिया। घरवालों को कहा कि भई 5% इसके जो है वो संभावना है, बाकी कुछ नहीं बचा है, आप इसको घर ले जाइए। वो महिला वहाँ से घर पहुँचती है और घर पहुँच के उसका जो भी ट्रीटमेंट था वो घर पे वो अपना लेती रहती है और आप देखिए महीने डेढ़ महीने के अंदर वो महिला 100% ठीक हो गई। जब उससे पूछा गया कि आप ठीक कैसे हो गई? उन्होंने कहा मेरे को क्या हुआ था? मैं तो ठीक ही थी। मैं तो जब हॉस्पिटल से जब निकली थी तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये तो 5% ही बीमार है। अब देखिए डॉक्टर्स का कहना था 5% ही ठीक है, लेकिन उसको सुनाई ये दिया, उसके ध्यान में ये आया कि डॉक्टर्स ने कहा कि भई आप इनको ले जाओ, इनको 5% इन्फेक्शन है। तो मन की जो बात थी, वो महत्वपूर्ण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जो हम कहते हैं, वो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले दिनों जो रिपोर्टिंग भी थोड़ी बदली है, थोड़ा-सा ये भी चीज़ें आने लगी है कि 1 दिन में आपके देश में 4 लाख पेशेंट आ रहे होंगे, लेकिन 1 दिन में 3 लाख, सवा 3 लाख ठीक भी हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई इस तरीके की, लेकिन हम सब लोग
हमारे परिवारों में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उनको कैसे इस आपदा को हम अवसर में बदल सकते हैं, इस पर विचार होगा तो मुझे लगता है कि जीवन में आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। और आज के इस दौर में अपने आप को संयमित रखना और स्वस्थ और प्रसन्न रखना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं जैसे अभी सामान्यतः जयपुर रहता हूँ, लेकिन अभी गाँव आया हुआ हूँ पिछले 10 दिन से। तो मैंने भी कुछ चीज़ों पर विचार किया। छोटे बच्चे हैं घर में, उनके साथ हमारे को समय बिताने का मौका सामान्यतः कम मिलता है। अब ये समय बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का, तो क्या करें, उसमें उनको कहानियाँ सुना सकते हैं। बच्चों के जो खेल हैं, हम खुद वो खेल खेल सकते हैं, या हम जब बचपन में जो खेल खेला करते थे, उनकी चर्चा बच्चों से हो सकती है। हम जब छोटे थे तो पड़ोस में कौन से बरगद के पेड़ पर चढ़ते थे, वहाँ क्या खेल हमारे होते थे, बिना संसाधनों के कौन से खेल खेलते थे, उन पर चर्चा हो सकती है। रोज़ सुबह और शाम ये दोनों समय 1-1, 2-2 घंटे का समय हम कुछ रचनात्मक कार्यों के लिए लगा सकते हैं। घर के आस-पास में, आँगन में पेड़-पौधे होंगे, उनकी सफाई हो सकती है, उनके पेड़-पौधों के आस-पास का जो स्थान है, वो ठीक कर सकते हैं। यदि आस-पास में थोड़ी बहुत खाली जगह हमारे को मिल जाती है, तो वहाँ कितने प्रकार की चिड़िया आ रही हैं, उन चिड़ियाओं को बच्चों को दिखाइए, उनकी आवाज़ सुनाइए, गिलहरियाँ कैसे आपस में झगड़ रही हैं, कैसे बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही है, ये दिखाइए। और इसके आगे भी जैसे हम लोग यहाँ दूध लेने जाते हैं, छोटी-सी सामान्य-सी बात है, लेकिन उसमें से भी कैसे अच्छी चीज़ निकल सकती है। तो गाँव में सिस्टम है 5 बजे दूध लेने के लिए जाना होता है। 5 बजे दूध लेने जाते हैं तो उस समय आसमान में कितने तारे दिख रहे हैं। क्या वहाँ उस समय बुध ग्रह हमारे को दिख रहा है? हम हमारे छोटे बच्चों को आसमान में वो सुबह का नज़ारा दिखाइए। सुबह ऑक्सीजन भी बहुत होती है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन अब जैसे आईपीएल का दौर चल रहा है, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक मैच हो रहे हैं। बच्चे भी शिकार हैं इस लत के, क्रिकेट देखने के। 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं तो रोज़ उनको 5 बजे उठाना संभव नहीं है, तो हमने ये प्रयोग किया कि 7 दिन में एक-एक बच्चे का 1 दिन नंबर आएगा, उसको सुबह जल्दी भेजना है, माँ के साथ हो जाएगा, दूध लेने के लिए जाएगा, आसमान देखेगा, बाहर घूमेगा, एक आधा किलोमीटर घूमना-फिरना। ऐसे ही रात के समय 10 बजे बाद में हम छत पे घूम सकते हैं, सप्तऋषि मंडल हम वहाँ उनको दिखा सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। कुछ पुस्तकें पढ़ने का स्वभाव भी हम डाल सकते हैं बच्चों में, और कुछ कहानियों की पुस्तकें दे सकते हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हो सकती हैं, कुछ महापुरुषों की हो सकती हैं, जिसमें जिनकी जो रुचि हो। साथ में मैं ये सोचता हूँ जो बात मैं कह रहा था, आपदा को अवसर में बदलने की जो बात थी, उसको आप ये भी ले सकते हैं कि कुछ नई चीज़ें सिखा सकते हैं। पिछले वर्ष रामायण और महाभारत जिस प्रकार से हम सब लोगों ने देखी टीवी पर, इस बार क्या कर सकते हैं, घर में छोटे बच्चों को शतरंज खेलना आता है क्या? तो वो सिखा सकते हैं। कैरम खेलना आता है क्या? वो सिखा सकते हैं। यदि परिवार में 5-7 बच्चे हैं, तो उनकी कोई प्रतियोगिता छोटी-सी, इस प्रकार की भी हम आयोजित कर सकते हैं। तो उससे एक रोचकता बनी रहती है और आप स्वयं भी व्यस्त रहते हैं। तो जो चारों तरफ जैसा माहौल है, उस माहौल से आप स्वतः ही बाहर निकलेंगे। यदि आपने अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रख लिया। देखिए, एक बहुत सामान्य सी बात है, कोरोना के विषय में पिछले सवा साल से, 1.5 साल से हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सकों के आर्टिकल भी हम सबने पढ़े होंगे। जितनी जानकारी चाहिए थी वो तो आ गई है। अब बार-बार में यदि हम उसी में उलझे रहेंगे, तो वो कहीं न कहीं हमारी मानसिकता को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ बनेंगी। क्या सावधानी रखनी है हमें पता है। यदि कोई आस-पड़ोस में, घर परिवार में, रिश्तेदारी में कोई संक्रमित भी हो गया है, उससे हाल-चाल पूछ लिए, उनको आवश्यकता हुई तो उनको जानकारी दे दी कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, इससे लाभ होता है। उसके बाद में आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त रखिए। आप कुछ घर के आगे जैसे हम पेड़-पौधे लगाते हैं, छोटे तुलसी का पौधा हमने लगाया, या एक अच्छा काम और ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये समय है, ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 महीने लंबा चलने वाला विषय है। बच्चों के लिए भी छोटा-सा प्रयोग हम कर सकते हैं। बच्चों को सबको हमने थोड़े-थोड़े से मेथी के दाने, या आप ये मानिए धनिये के हमने बीज वो दे दिए। एक-एक स्थान उनका निश्चित कर दिया और कह दिया कि इनको लगा दीजिए। बहुत आसानी से मेथी लग जाती है, धनिया लग जाता है। घर के अंदर उनको क्षेत्र दीजिए और देखिए कि किसने जो उनकी बुआई करती हैं, छोटे से गमले में भी कर सकते हैं, और कैसे फिर वो अंकुरण होता है, कैसे वो बीज जो है वो मिट्टी में से कैसे पौधे का रूप लेता है, ये जब आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि
बागवानी से, गार्डनिंग से सामान्य रूप से व्यक्ति का तनाव भी कम होता है, व्यक्ति व्यस्त भी होता है और मस्त भी होता है। उसे लगता है मैंने कुछ मेहनत की है, उसका परिणाम निकला है और प्रकृति के समीप थोड़े दिन बाद बारिश आने वाली है। हम लोगों में से अधिकांश लोग शेखावाटी क्षेत्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस समय सऊदी अरब का, खाड़ी देशों का जो हाल है पानी को लेकर, उसके बाद सबसे भयंकर हालत हमारे यहाँ शेखावाटी क्षेत्र की है। तो क्या हम हमारे गाँव में, हमारे आस-पड़ोस में, हमारे गली-मोहल्ले में पानी के लिए कुछ कर सकते हैं? पहले क्या स्थितियाँ थी? वो स्थितियाँ बदल गई हैं, तो उसमें पानी को लेकर छोटा-सा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यदि हमारे संपर्क के कोई सरपंच हैं, मेरी दिलीप जी से भी 1-2 बार इस विषय में चर्चा हुई है और मेरे मन में ये विषय है, पुरुषोत्तम जी आपको भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कंचनपुर के सरपंच जी अपने परिचित हैं, वहाँ भी ये विषय लिया जा सकता है। गाँव में जितने पुराने कुएँ हैं और जो सूख गए हैं, उन कुओं के आस-पास के ज़्यादा मत कीजिए चाहे 15, 20, 25 घर जो हैं, उन घरों की छत पर से एक पाइप उतार के उस कुएँ तक पहुँचा दीजिए। इससे बड़ा पुण्य का काम आज नहीं होगा कोई। बारिश में उस घर की छत पर जो पानी आ रहा है, वो पानी उस पाइप के माध्यम से उस कुएँ तक पहुँचा दीजिए। एक तो गाँव में कीचड़ कम होगा, पानी कम भरेगा। दूसरा विवेक जी, जी, विवेक उस जी, कुएँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। विवेक जी, हमारे में ना अभी हाँ जी, कंचन कंचनपुर सरपंच इस मामले में काफी एक्टिव हैं और जी। इन्होंने कंचनपुर में शुरुआत भी कर दी है। एक कुएं को हुँ। जोड़ दिया है और पिछली बरसात में वो कुआं पूरा भर गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाँव में इस प्रकार से यदि अपन विवेक किसी गाँव के 3-4 कुओं को इस प्रोजेक्ट से जोड़ देते हैं, तो ये मेरा दावा है, मैंने खुद ने देखा है कम से कम 50-60 जगह पे जाके, 100 जगह जाकर झुंझुनू जिले में चिड़ावा तहसील के 50 गाँव में मैं जाकर आया हूँ, भीलवाड़ा में 15 बार जाके आ गया हूँ। 3 वर्ष के अंदर-अंदर आपको उस गाँव का जल स्तर ऊपर आया हुआ मिलेगा। और ये शुरुआत हमारे को हमारे गाँव से, हमारी ढाणी से, हमारे मोहल्ले से करनी होगी। 2 चीज़ें मैं सोचता हूँ इस आपदा के अवसर को विवेक जी, उपलब्धि में बदलने का। हाँ जी। हाँ, बोलिए। हाँ, हमारे बीच पवन जी भाई साहब हैं। पवन जी भाई साहब 5:30 बजे किसी अन्य बैठक के कार्यक्रम में ऑनलाइन रहना है, तो पवन जी को एक बार हम अब बीच में आपको आपकी बात को काटते हुए, आपने बहुत अच्छी ढंग से जीवन के समस्त रंग को परिवार, समाज, पर्यावरण और जो आज की जो आवश्यकता है, उस पर अपनी बात रखी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा एक बार आपकी चर्चा में आप शामिल होंगे। मैं पवन जी पारस रामगढ़ से पधारे हैं। नवलगढ़ के बेनास गांव के हैं और आप साहित्य जगत के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। मैं पवन जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात कहें और अपनी कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दें। पवन जी पारस। धन्यवाद। पवन जी भाई साहब, हाँ जी पवन सर। जी भाई साहब, हाँ जी सर। तो हाँ जी। सुनाइए। आवाज मेरी आ रही है क्या, जरा बता दीजिए। आ रही है। ओके सर। बिल्कुल आ रही है। मैं विवेकानंद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि हमारे समाज में विगत वर्षों में जो आपस में मेलजोल में कटौती आई कि ऐंठे हैं आठों पहर हम आपसी तकरार से, ऐंठे हैं आठों पहर हम आपसी तकरार से, अजनबी से हो चले हैं खुद के ही परिवार से, अरे अपनी गली का हादसा भी लोग जान पाते हैं सुबह के अखबार से। ऐसी बहुत स्थितियां बढ़िया, हमारे बहुत समाज बढ़िया। की बन गई थी। उन स्थितियों को इस कोरोना काल ने बदला है मित्रों। जो बाहर लोग रहते थे, चाहे कोरोना के बहाने सही, डर के मारे ही सही, वापिस अपने परिवारों में आए हैं, अपने परिवारों के साथ जुड़े हैं। उनके बच्चों को अपने दादा दादी, बुआ, फूफा जी, जीजा जीजाजी से मिलने का मौका मिला है।
तो ये एक अच्छी बात है कि समाज आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए हम कुछ फुर्सत का समय इस कोरोना ने दिया है। हमने बहुत भागदौड़ करी जिंदगी में, एक पल भी पड़ोसियों के लिए देने का समय हमारे पास नहीं था, और एक मुगालते में हम थे कि हम अगर भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं तो ये दुनिया नहीं चलेगी। उस भ्रम को कोरोना ने तोड़ दिया कि आप घर पे बैठ जाओगे 2-4 महीने तो भी ये दुनिया यूं ही चलेगी और सारा काम चलता रहेगा। और इस कोरोना के महासंक्रमण के काल में मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप इसमें घबराएं नहीं बिल्कुल भी। महामारियां, बीमारियां हर वर्ष आई हैं, वायरल के रूप में आई होंगी, बीच में बहुत छोटे छोटे और आए थे स्ट्रेन, लेकिन इतना घबराने की इनमें जरूरत नहीं है। हमें जो गाइडलाइन सरकार की आती है उनका पालन करते हुए, अपने परिवार के लोगों को समझाते हुए, क्योंकि शुरुआत आदमी को खुद से करनी पड़ेगी। हम अपने से शुरुआत करेंगे किसी भी तरह में आगे बढ़ने की। एक नाम दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग, एक हमें इस नाम को बदलना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी, इसको बिल्कुल अपन काट दें और इसको नाम दे दें सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम एक दूसरे से शारीरिक रूप से दूर रहें लेकिन सोशली रूप से उनके साथ रहें। कोई भी भाई विपदा में हो, संकट में हो, तो उसका हम अच्छी तरह से सहयोग करें, दिल खोल के सहयोग करें, बैर भाव जितने भी उनको भुला दें। ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। अगर हम इस विपदा की घड़ी में एक साथ रह करके इसका मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पे पार पालेंगे। विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी, अखबार और न्यूज चैनल, मैं कहता हूं 1 महीने आप टीवी को बंद कर दीजिए, 1 महीने के लिए, मात्र 30 दिन के लिए टीवी को घर में चलाइए ही मत, पॉजिटिविटी आ जाएगी सबके दिमाग में। और अखबारों का तो कहना ही क्या, मैं तो कहा करता हूं कि पहले जमाने में अखबार छपते थे उसके बाद बिकते थे, और वर्तमान जमाने में अखबार पहले बिक जाते हैं उसके बाद छपते हैं। तो इन अखबारों के, टीवी की दुनिया से दूर होकर के हमें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। और इनमें सूचनाएं नहीं आती मित्रों, सूचनाएं तो आती नहीं है। पॉजिटिव समाचार देना इन्होंने बंद कर दिया था। हालांकि विवेकानंद ने कहा 2-4 दिन से, 5 दिन से कुछ चैनल्स ने पॉजिटिविटी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पार पड़ने वाले नहीं है। ऑक्सीजन की कमी, सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं। मैं किसी एक पार्टी को या एक राज्य या केंद्र सरकार को दोष नहीं दे रहा, सरकार जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रही है, लेकिन 135 करोड़ के देश में चाहे भगवान खुद भी प्रकट होकर के मेडिकल की सुविधा करे तो हर व्यक्ति को मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता। इसलिए किसी को एक दूसरे पे दोष मरने के बजाय हम जो भी समय आया हुआ है उसका पॉजिटिविटी से मुकाबला करें। भगवान सब कुछ सही करेगा, बहुत अच्छा होगा। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। इस बात को मानते हुए हमें इस कोरोना पेंडेमिक से लड़ना है और सब लोगों को इसके प्रति सतर्क करना है। वैक्सीनेशन आप जरूर करवाएं। और 2 बातें मैं दूंगा दोस्तों, मैंने परिवार और रिश्तेदार को खो दिया इस कोरोना काल में। बहुत बड़ी दुर्गति होती है, जो जिसके कोरोना हो जाता है वही जानता है। एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, पिछले 2-3 दिन से मेरे को एक पोस्ट मिली, मैंने उसका प्रयोग भी किया, प्रैक्टिकल भी किया। नींबू की 4-4 बूंद अपने दोनों नाकों में, डायरेक्ट नींबू काटिए और उसके बीज निकाल करके आदमी को सीधा सुला दीजिए, 4-4 बूंद दोनों नाकों में डाल दीजिए। उसका जो ये सांस रुकने का जो पीड़ा हो रही है 100% ठीक हो जाएगी। बाकी करने वाला भगवान है, बचाने वाला ईश्वर है, लेकिन हम प्रयास करें। ये कोई बड़ा उपक्रम भी नहीं है। एक एक नींबू लें और उसको काट के नाकों में डाल लें। जिसको श्वास की तकलीफ हो रही है बुखार के बाद, 4-5 दिन बुखार आती है और उसके बाद जब श्वास उठना शुरू होता है, उस स्थिति में 4-4 बूंद नींबू की डालें। आप निश्चित रूप से उसमें रिलैक्स महसूस करेंगे और हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए। बाकी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे जगत को वापस अपना आशीर्वाद दे करके स्वस्थ करे, मजबूत करे और इस पेंडेमिक से लड़ने की ताकत हम सब में भरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अन्य को मौका दीजिए, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार सर। दिलीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके। दिलीप जी। नमस्कार।
हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, फिर जीतेंगे, ये मानवीय प्रकृति का एक संकल्प हमारे मन में है। हमने मानव ने जब भी प्रकृति के साथ चुनौतियां आई है, मानव लड़ा है, भिड़ा है, फिर जीता है, और हमने तो मंगलयान, चंद्रयान के सफर को पूरा किया है। ये एक वायरस का जो संकट है, उसको हम पुनः जीतेंगे हम लोग। और हिंदुस्तान की तो संस्कृति हमेशा, यहाँ की सभ्यता है, वो संकटों में घिरी रही है, फिर भी आगे बढ़ी है। अब मैं जयपुर से निरंजन शर्मा जी अपनी बात रखेंगे, उसके पहले मैं खांडल विप्र विश्व संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष सत्यनारायण जी खांडल, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा कि सत्यनारायण जी खांडल जी अपनी बात कहकर, और सरकार के द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी है, और सरकार की जो भी सूचनाएं हैं, या किस प्रकार का जो हमें प्रयास करना चाहिए, उस पर अपनी जानकारी देंगे। मैं आग्रह करता हूं, सत्यनारायण जी खांडल हमारे बीच हैं, तो अपनी बात करें। और सत्यनारायण जी खांडल साहब, हेलो, किसी का म्यूट है, उसको आवाज आ रही है बाहर की ओर कोई। हेलो, सत्यनारायण जी खांडल जी। हाँ जी, हाँ, आप सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, और ब्राह्मण समाज के, खांडल ब्राह्मण समाज के प्रदेश के आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और समाज के नाते और सरकार के पूर्व प्रतिनिधि के नाते इस परिवेश में हमें क्या करना चाहिए, इस पर अपनी बात करें सत्यनारायण जी खांडल जी। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, तो सभी को नमस्कार। ये इस समय का जो महाकाल अपना चल रहा है, उसमें अपने को, जैसे विवेकानंद जी ने बताया कि सबको पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। सुख और दुख जीवन का एक पहलू है, ये समय है। यदि अपन सकारात्मक सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सही फरमाया कि इस समय हमें सकारात्मकता की आवश्यकता है, किंतु प्रिंट मीडिया और ये सब हमें ऐसे हतोत्साहित कर रहे हैं कि शायद देश में गजब हो रहा है, हम सब बचने की स्थिति में नहीं है। इन सब बातों को भूल जाइए, और हमें हमारी दिनचर्या को सकारात्मक रखते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हो रहा हूँ, हालांकि मैं कोई चिकित्सक नहीं था, फिर भी मैं इस विभाग से 40 वर्ष तक सेवा की है। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप योग और प्राणायाम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, और जो भी हमें हल्दी, गिलोय, इनका रोज का आप 1 बार 2 बार जो भी आपकी इच्छा हो उसमें प्रयोग करें। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक परिवार के साथ रहें, और जीवन में सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमें हमारे, अभी वो कह रहे थे भाई साहब कि सोशल डिस्टेंसिंग, वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग शब्द बड़ा अटपटा है। हमें फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए हमारे मित्रों, समाज के बंधुओं, हमारे रिश्तेदारों को सकारात्मक रूप से दिन में 2, 4, 5, 10 टेलीफोन करके हालचाल पूछिए, सकारात्मकता का संदेश दीजिए, और उन्हें सही और सटीक जानकारी उनके हालचाल पूछकर प्राप्त करें। उनका मन अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। जय भारत, जय। हाँ दिलीप जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमारे बीच आवाज आ रही है? आ रही है।
निरंजन शर्मा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। निरंजन शर्मा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं और सतनाम जी खांडा जी ने जो नुस्खे बताए हैं वो नुस्खे घरेलू हैं और घर में ही उपयोग हो सकते हैं। हमारा जो समय भी है वो 5:40 तक का है, तो मैं 2-2 मिनट के लिए बात करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ निरंजन शर्मा जी से कि आप अपनी बात कहें। नमस्कार। निरंजन शर्मा जी। नमस्कार भाई साहब। हेलो, हाँ नमस्ते, आवाज आ रही है, बोलिए निरंजन जी। कैसे निरंजन शर्मा जी। भाई साहब? नमस्कार, कैसे हैं पुरुषोत्तम जी, विवेक जी कैसे हैं? ठीक है। हेलो, वैसे हाँ, ज्यादा निरंजन शर्मा जी जुड़ रहे हैं क्या? हाँ जुड़ रहे हैं, आवाज आ रही है, बिल्कुल आप आवाज आ बोलिए। रही है, बढ़िया है निरंजन। नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई साहब, वैसे हाँ नमस्कार बेटा। ज्यादा कुछ कहने को रहा नहीं है, लगभग सभी ने सब कुछ कह दिया है। लेकिन जो एक बात समझ में आई या जो मुझे लगा वो जरूर मैं कहना चाहूंगा। मेरे कहने सब का ये है बढ़िया कि है। हमारी ही पीढ़ी है जिसने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। शायद हम लोगों ने नदियों में भी पानी देखा है, हम लोगों ने पेड़ भी बहुत अच्छे देखे, हमने वो झिरनी डंका और वो क्या क्या राउंड बल्ला बहुत सारे खेल भी खेले हैं, हमने वो सभी देखा है। और वो इतना ड्रास्टिक चेंज देखा है कि हम अपने घर तक भी सिमट के रह गए हैं, खुले से हम घर तक भी सिमट के रह गए। तो ये जो फिलहाल जो पेंडेमिक्स है, निश्चित बात है कि ये एक बहुत ही काल ही ऐसा चल रहा है। लेकिन इसको अवसर के लिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ संवाद ज्यादा बैठा कि उनको आपने जो अपने जीवन का आनंद लिया उसका शेयर जरूर कीजिएगा, उनको महसूस कराइएगा कि हम लोग झिरनी डंका खेलते थे, उसमें भी हम लोगों को बहुत व्यायाम हुआ करता था। हम लोग गाँव में जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, स्वस्थ, उसमें भी हमारा बहुत व्यायाम होता था। तो इस तरीके की अगर हम लोग अच्छे जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हुए पुराने अगर बच्चों से शेयर करेंगे तो एक उत्सुकता जरूर होगी उन्हें, क्योंकि आज का बच्चा पढ़ाई के इन सब बोझ के तले अपने आप तक ही सिमट के रह गया है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो थोड़ा सा ये मौका मिला है। बाकी तो क्योंकि हम ही लोगों की पीढ़ी ऐसी है जो आगे जाने के लिए सदा तत्पर रही है, हम लोगों के पास ही समय नहीं है, हमारे माँ बाप के पास तो समय भी था, हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को ही सीख है बहुत बड़ी कि उस समय आप लोग जो स्वस्थ ऑक्सीजन ले रहे थे तो हम लोगों ने डेवलपमेंट के चक्कर में सारा किया गुरु गोबर कर दिया। तो ये हम लोगों को ही सीख है। हम लोग अगर संवाद बैठाएंगे कुछ इस तरह करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका हल नहीं हो, हल भी निकलता है और बहुत अच्छा भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम करता है, टीवी अपना काम करता है, सब, लेकिन चॉइस तो आपके पास है भाई साहब। आपको जो अच्छा लगे चूज करें, नहीं अच्छा लगे टीवी बंद करते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अपना मौका देने के लिए मुझे भी हेलो। निरंजन जी ने विषय रख दिया है। दिलीप जी, पुरुषोत्तम जी, विषय आगे बढ़ाइए। हाँ, मैं दिलीप जी आपसे कहना चाहूंगा कि आगे। मैं हाँ हेलो। हाँ आ रही हो? मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जिन वक्त कृष्ण कुमार शास्त्री जी का अगला जो अपना कार्यक्रम रहेगा उसमें रहेंगे, आग्रह करता हूँ अशोक जी तिवारी। हाँ आ रही है। अशोक जी तिवारी मऊ से है, हमारे बीच उपस्थित है। आप अपनी बात कहते हुए इस आज के इस कार्यक्रम की सार निचोड़ बताइए और कार्यक्रम की समीक्षा पर अपनी बात रखें। अशोक जी तिवारी जी। पुरुषोत्तम जी हमें भी मौका दीजिए। हाँ, हेलो हेलो हाँ हेलो, तिवारी, आवाज आ रही है क्या? आ रही है तिवारी जी। अशोक जी तिवारी जी। सबको प्रणाम। सर्वप्रथम तो इस प्रकार का जूम ऐप पे ये जो आयोजन किया गया उसके लिए पूरी टीम को साधुवाद।
हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते, लेकिन जूम ऐप के माध्यम से वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के ऊपर विचार मंथन किया गया है। इसको हम आत्मसात करके और अपने खुद से इसको शुरू करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा और अपेक्षा रखता हूँ। साथ ही जो वक्ता थे उन्होंने बहुत ही मर्म की बात कही कि हमें खुद से शुरू करना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। इसके साथ साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जगह हमें जैसा समाज से दूरी नहीं बनानी, बिल्कुल सही है। हमें हर उस शख्स से फोन के माध्यम से समझें या चैट के माध्यम से समझें, व्हाट्सएप आजकल विविध प्रकार के संपर्क के साधन हैं, हम अपने लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखें। वो किसी दुविधा में तो नहीं है, वो किसी पीड़ा में तो नहीं है। अगर वो किसी प्रकार से दुविधा में है, उसको किसी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, उसको किसी सामग्री की आवश्यकता है, तो पूर्व काल में भी जैसा बहुत से साथियों ने सहयोग किया, वैसा ही जो टाइम है 11 बजे तक सब दुकानें वगैरह भी खुलती हैं। ऐसे बहुत से परिवार हो सकते हैं कि व्यवसाय के अभाव में जो रोजमर्रा का काम था उसमें बाधित होने से उनके यहाँ पर घरेलू परेशानी हो रही हो, उनके लिए भी हमें आगे आना चाहिए। संवादहीनता को हमें समाप्त करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम संवाद स्थापित करते रहें। विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इस मंच के ऊपर है और सभी लोग अपने आप में हर क्षेत्र में पारंगत है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो ये मीटिंग का जो एजेंडा रहा, निश्चित रूप से 1899 वाली स्थिति तो आज पैदा नहीं हुई है जिसको हम 56 का अकाल बोलते हैं। 100 वर्ष पहले लगभग लाल बुखार आई थी। उसमें स्थिति ये थी कि एक के बाद में एक, जब एक को छोड़ के आते थे दूसरा तैयार मिलता था, 5 को छोड़ते थे 10 तैयार मिलता था। उस वक्त तो संसाधनों का भी अभाव था, संपर्क का भी अभाव था। लेकिन आज तो हम हर प्रकार से, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सामाजिक संगठन हैं और जितने लोग भामाशाह वगैरह हैं, सब एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। एक दूसरे को इस संकट की स्थिति में उबारने का जो प्रयास है, वो हमें भी उसमें जितना हो सके उतना योगदान देना चाहिए। और इस प्रकार की मीटिंगों का आयोजन बराबर, जिससे संवादहीनता नहीं हो, हम एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, कहीं भी कोई परेशानी हो तो किसी भी माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करें। ऐसी कोई विकट परिस्थितियां नहीं हैं जिनको मानव दूर नहीं कर सके, लेकिन केवल सरकार के भरोसे बैठा रहना ये कहीं भी ठीक नहीं है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, केंद्र सरकार से मोदी जी ने भी कहा है कि सबसे बड़ी बात आम जन के हाथ में है। हम केवल बजट खर्च कर सकते हैं, सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर निकले, विशेष परिस्थिति हो तो निकले तो मास्क अवश्य लगाकर निकलें और अपना काम होते ही वापस घर पर आए। क्योंकि आपका घर पे, आप किसी दूसरे के लिए व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक पूरी कायनात हैं। इस बात का ध्यान रखें। समाज को आपसे बहुत आशा और अपेक्षाएं हैं। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ में उन्हें आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि जैसा भी हो, जिसकी जैसी भी स्थिति हो, उसके अनुसार इस वैश्विक महामारी में अपना सहयोग प्रदान करते हुए और आम जन को इससे उबारने का प्रयास करें। धन्यवाद। उन्हें सबको प्रणाम। दिलीप जी, अभी अगले वक्ता के रूप में मैं दिलीप जी से कहना चाहूंगा कि वो किससे इनवाइट करते हैं। हमारा समय जो है वो बढ़ गया है और अगले वक्ता के रूप में शिलोंग से हमारे बीच में जुड़े हुए प्रवासी है हमारे, और भामाशाह हैं प्रकाश जी, और समय हमारा मिला है हमें। तो मैं प्रकाश से आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात संक्षिप्त रूप में कहें, जिससे हम एक दो वक्ताओं को और स्थान दे सकें। प्रकाश जी माटोलिया। आवाज आ रही है? आ रही है प्रकाश जी। सबसे पहले तो राम और राष्ट्र को नमन करता हूं। मन को जानने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिताजी को प्रणाम करता हूं। साथ ही जूम मीटिंग में जुड़े हुए तमाम साथियों को भी नमस्ते प्रणाम।
जैसे कि ये कोरोना पर हम अपन लोग बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप सभी साथियों से साझा करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा भी लगेगा। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। तो आपदा को अवसर में, जैसे पूर्व वक्ता भाई साहब ने कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि आपदा, जैसे अब सबसे पहले हम अपने बच्चों पर स्टार्ट करेंगे कि एक स्टूडेंट इस आपदा को अवसर में कैसे बदला। कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जैसे जो स्टूडेंट, जो बालक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पहले वो क्या करता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के लाइव क्लास नहीं लेता था, फिजिकली क्लास लेता था। अब उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट पर कमजोरी है, पर उसके समझ में कम आ रहा है, तो वो डाउट काउंटर में जाता था। लेकिन अभी क्या एक अवसर मिल गया कि लाइव क्लास को बाद में 5-6 दिन अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको ऑनलाइन रखती है। ऑनलाइन मतलब कि पोर्टल पर रखती है कि आप 5 दिन तक बैक क्लास देख सकते हैं। तो जो बच्चा ऊपर से उसकी कोई सब्जेक्ट में चला जाता था, उसको वो रिपीट क्लास देख करके इतना बढ़िया से उसकी तैयारी कर रहा है। ये मैं मेरे बच्चे की व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। जो बच्चा पिछले सेशन में कमजोर था, जिस पॉइंट पर, जिस सब्जेक्ट में, उसमें वो बढ़िया कर रहा है। तो स्टूडेंट ने इस आपदा को तो ऐसे अवसर में बदला। अब मान लो हम लोग व्यापारी आदमी हैं, इनको भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए। तो मैंने एक बार एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ही हंसी मजाक हेलो हेलो यार, ये तो सारा ही चला गया यार। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ ठीक है। अब फाइनेंस यानी व्यापारी लोग इसको कैसे फायदा में ले सकते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने जब मार्च के चौथे हफ्ते में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा था, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में एक 4 लाइन का बात बोल दिया था कि जिसने भी इस अप्रैल महीने में छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो 4 साल बाद में वर्ल्ड टूर पर जाने लायक पैसा बनाएगा। और आप विश्वास करिए, पता नहीं मैंने हंसी में बोला था, लेकिन पैसा मैंने अपने खुद ने भी इन्वेस्टमेंट किया, अपने दोस्तों से भी करवाया जो मेरी बात मानते थे। और आप बिलीव करिए, मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला कि 4 महीने बाद में ही वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था अप्रैल में, वो अक्टूबर नवंबर आते आते पोटली बन गया। तो अभी भी अगर किसी भाई के पास कुछ कॉर्पस पड़ा हुआ है, कुछ पैसा अगर आपातकाल के लिए कहीं रखे हुए हैं, तो उसको धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले कुछ सालों बाद में ये पैसा बढ़िया बन के दिखाएगा। अब एक मैं और बात मैं व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में तो टोटली ही हम लोग घर में कैद हो गए थे, टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब क्या करें? तो मुझे, मेरा छोटा बच्चा है, क्लास 4 में पढ़ता है, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही मजाक मजाक में उसको मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। और अब विश्वास करिए, खुद मेरी मैथ्स भी अच्छी हो गई और उस बच्चे की मैथ्स इतनी अच्छी होगी कि वो अपनी क्लास में एक अलग ही दिखने लग गया। और मुझे भी इंटरेस्ट आता गया। जो नहीं आता था, पहले क्या होता था कि जो नहीं आया उसको छोड़ ही दो, क्योंकि उसके सॉल्यूशन टीचर करवा पाते थे। अभी टीचर के पास जाए कैसे जाए? तो मैंने क्या किया, कुछ जो सवाल मुझे नहीं आते थे उसको मैंने अपने लेवल पर अपने दोस्तों के सहयोग से पहले खुद सीखा। पहले मैं पढ़ता था, उसके बाद में पढ़ा। इतना बढ़िया मजा आया। 3-4 4, 5 और 6, ये पूरे 4 साल की मैथ्स रखता था। अब मान लो पढ़ानी है मुझे क्लास 4 की, तो अब बच्चे को जैसे 2+2, पापा ये कैसे आया? तो ये 2+2 अब कैसे आया? तो मैं क्या करता था, ग्रास वहां क्लास 2 से स्टार्ट कर रहा था कि बेटा देख, तुमने पहले पढ़ा है 2+2 कैसे। देखो ये एक मैंगो है, ये एक मैंगो है, दो एक एक मैंगो
अगर तेरे पास आ गए तो कितने हुए? 2 हुए पापा। फिर ये 2 मैंगो में 1 मैंगो और जोड़ दिया। ऐसे करते करते मैंने स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे मतलब बच्चा भी बोलता था, यार पापा कहाँ आप 4 दिन तक लेक्चर देते हो? मैं बोलता हूँ मैंने ये इन्वेंशन किया यार, मजा आ गया है। अब एक छोटी सी एक हंसी जैसी है, भी परिवार के बैठे हुए हैं। अब जैसे मान लो 2-3 घंटे मैंने खुद पढ़ लिया, 2-3 घंटे बच्चे को पढ़ा दिया। अब क्या करें? अब ये घरवाली होना है। अब आदमी जब घर में बैठे रहे ना, चौको कौन लागे, ये थे नोटिस करो। मैं हंसी मजाक में भी बोलते हुए भाई आप मान लो ऑफिस में चला जाओ, दुकान में चला जाओ तो कोई बात को नहीं, लेकिन घर में अगर मान लो बेलो आदमी बैठे हो रहने जरा चौको कौन लागे, जनाब क्या कर दी, खाली तो बैठा हो, लो थोड़ा सा काम कर लो है। या मैं कोई डिमांड कर देता हूँ कि भाई कुछ आज स्पेशल खाना बनाओ और बनाओ, तो खुद ही ट्राई करो ना, बैठे ही तो हो, कौन सा ऑफिस में जानो है। आप विश्वास करिए, मैंने थोड़ा 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 खाना बनाना शुरू किया। और एक कैटरीना कैफ का वो आया था, मैं व्यक्तिगत आपको बताता हूँ, ये कैटरीना कैफ 4 बर्तन मांझ लिए, उसकी पूरे इंडिया में वायरल हो गया। मैंने भी डाल दिया कि साला यहाँ तो 10-10 बर्तन धोते हैं, हमारा तो नाम नहीं आया मीडिया में। ये मजाक में मैंने बात डाली और वो ऐसी लगी है कि मैं खाना आज इतना अच्छा बना लेता हूँ। कढ़ी, पनीर की सब्जी, दाल मखनी और खीर, ये 4 में मैं आपको वादा करता हूँ, ये जूम मीटिंग के माध्यम से जब भी मैं घर आऊंगा मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा। और मैं ये प्रतियोगिता रख सकता हूँ कि मेरे से अच्छा कोई बनाए तो मैं उसको नगद इनाम दूं। मतलब अपने आप में चीजें आ गई। ये आपदा में ही मैंने अपने आप को इतना गुरूम कर लिया। इस अच्छा सुनिए मजे की बात, मेरा बेटा बड़ा वाला कोटा पढ़ता था, वो फिर आ गया यहाँ पर। तो जब वो मैं बना करके उनको देता था कि बेटा कैसा बना, तो वो बोलता था मतलब शब्द ही नहीं है। मैं पूछ लेता था कि यार ऐसा खाना अगर हम लोग वहां कोटा में अगर शुरू करें, अरे पापा ये तो 200 रुपए प्लेट बिक जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये, चलो मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रेस्टोरेंट खोलूं, लेकिन इस आपदा में मैंने कुछ चीजें डिशें बनाई, वो इतनी फेमस हो गई बच्चों के, मतलब मेरा बच्चा तो वहां जाकर के फेस कर गया है ना। वो बोलता पापा आप कोटा में खोल लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके यहाँ आकर के स्टूडेंट 200 रुपए प्लेट 300 रुपए प्लेट में ये खाना लेके जाएंगे। ऐसा खाना तो मिलता ही नहीं है वहां स्टूडेंट को, 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं कोटा में। चलो स्टूडेंटों के लिए ये जो आपदा है, ये शिक्षा में उनको अपने आप को ग्रूम करने में मदद कर सकती है। और वैसे चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र होती है और एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन दोनों को परास्त कर सकती है। तो आपा लोग अपना बच्चा ने ये आपदा में शिक्षा पर भी ध्यान देवा, अगर आप कुछ जाना तो मैंने पढ़ावा भी। अभी एक चीज मैं और था ना, एक चीज बताऊं कि जहाँ टीवी जो बार पूर्व वक्ता बोल रहा है कि टीवी को रिचार्ज, आप विश्वास करो मैं 1.5 महीना 45 दिन होगा आप तो टीवी देखा ही कोने। यो विचार पता को नहीं अपना आप होगा ना, कोई की प्रेरणा से यो पता को नहीं, टीवी बिल्कुल देखना ही बंद कर दिया। और भी को फायदा ये हो कि अभी ये जो इलेक्शन का कल रिजल्ट आया था, बिका माए ने यूट्यूब से आप देख लिया या लाइव आजकल आवे, बाकी मैं तो टीवी देखी हुई नहीं, बच्चा के साथ में ही टाइम बितायो। एक जिया पूर्व वक्ता ने कहा कि सुबह को फायदा उठाना चाहिए। ये जो मेरा छोटा वाला 1.5 फुट का बच्चा नहीं है, वो क्लास 4 वाला, उसको इतना करेज है कि सुबह उठ करके बोला मॉर्निंग वॉक चलो। मॉर्निंग का मैं 20 साल से मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो हम लोग मॉर्निंग वॉक में बहुत मजा लेते हैं। आप विश्वास करिए कि मेरा वजन बढ़ जाता है तो बच्चे लोग और ज्यादा दौड़ाते हैं और बढ़िया से हेल्थ भी मेंटेन होती है और मॉर्निंग वॉक में बच्चों का भी इंप्रूवमेंट होता है, मानसिक और शारीरिक। एक मैं और छोटी सी लास्ट बात मैं बोलूंगा कि चलो ये सारा आप खुद का स्टूडेंट यानी खुद का बच्चा की भी आप परवरिश कर दी, खुद की फाइनेंस मैनेजमेंट भी कर लिया, खुद का शौक भी पूरा कर लिया, लेकिन जो आस पड़ोस के मायने जी मान लो हर घर के मायने जी मान लो कोई बर्तन धोने वाली आवे या कोई प्रेस करने वाली आवे, कोई घर में झाड़ू पोछा करने वाली आवे, या मान लो कोई घर के मायने कोई छोटा मोटा ड्राइवर वगैरह है, तो बाकी परिस्थितियां भी आप है ना इनडायरेक्ट रूप से बाकी जानकारी लेती रहनी चाहिए। जब बताओ को नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट अपन कर देना चाहिए। जी हाँ, मान लो अपन 2 रुपए किलो का चावल मिला या सोसाइटी से और कोई तरफ से अपन मान लो कोई एक ही चीज मिली कि अपन न मिले तो भी बात चले तो आप आगे पासवान कर दे वहां। और मैं डोनेशन के बारे में 2 लाइन कहूंगा
कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे और ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे और ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, घर बच गया तो गरीबों के हवाले कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ और एक बात और बोल दूं, अगर बीच का मायने मैंने याद आ गई, जहाँ एक भाई साहब दिलीप जी और एक प्रवक्ता बोल रहा है कि अपन को ये जो रिचार्ज, बरसात आने वाली है, पानी का रिचार्ज करना चाहिए। देखिए, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं इस रिचार्ज का इतना महत्व नहीं है और मैं भी नहीं जानता था। मैं यहाँ प्रदेश प्रवास पर हूँ, तो यहाँ क्या है कि जैसे सालासर के आसपास, शेखावाटी के आसपास, यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट के आसपास के काफी बंदे रहते हैं और मूलतः वही ज्यादा यहाँ पहले यहाँ आए थे। तो जब भी कभी हम लोग मिलते हैं तो ऐसे मैं पूछता था पहले, आज से 20 साल पहले, और कैसे हो, घर में क्या व्यवस्था है? तो कोई बताता 10 बीघा जमीन है, 4 मकान पक्के हैं और एक पानी की व्यवस्था भी है, मीठे पानी की। तो मैं नहीं समझता था कि यार जमीन भी समझ में आ गई, 4 मकान भी समझ में आ गए, ये मीठे पानी की व्यवस्था है ये समझ में नहीं आया। तो वो फिर मैं डिटेल में पूरे था, तो वो बताते थे कि हम लोगों के यहाँ खारा पानी होता है और हम लोगों को बरसात में पूरे साल के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है और वो हर घर में नहीं होती है। अगर हम नहीं करते हैं तो पड़ोसी के यहाँ थोड़ा बहुत मांग के लेके आते हैं, वो भी कब, जब कोई बटे हुए कोई मेहमान आ जाता है तो दाल बनाने, क्योंकि दाल उस खारे पानी में बनती नहीं है। अदरवाइज अगर जिसकी व्यवस्था नहीं है वो खारा पानी या इधर उधर करके ही एडजस्टमेंट करता है। तो उस क्षेत्र में ये रिचार्ज की इतनी वैल्यू है कि वो आज से शायद 100 साल पहले या 50 साल पहले ही उन्होंने शुरू कर दी। और आप विश्वास करिए, कल परसों एक मेरा जान पहचान का, मेरी ही कैटेगरी का आदमी 4 महीने गांव रह के आया, तो उसने जैसे कहा यार बहुत मजा आया गांव में, तो एक महीने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम गांव में 1 महीने से ज्यादा रहते हैं वापस आने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने कहा क्या क्या किया? बोला मैंने ऑर्गेनिक खेती का मजा लिया, बाड़े में सब्जी उगाई, उनको खाया, गेहूं को धुलाई करके ये किया वो किया, ऐसे खाना खाते थे और 4 महीने का पानी स्टॉक करके आए। मैंने कहा ये कौन सा स्टॉक करके आ गए? बोला मीठे पानी का 4 महीने का कुंड बना दिया। हम बोला वो कैसे बनाते हैं? तो वही बात, छत का पानी वो नीचे में चला जाता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते, इतना मीठा पानी रहता है। बस यही बातों के साथ मैं सभी वक्ताओं को एक बार पुनः प्रणाम नमस्ते करता हूँ। कोई भूल चूक रह गई होगी तो परिवार की बात है, माफ करिएगा। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद प्रकाश जी। अभी दिलीप जी बताइए। एक हमारे इस पूरे आयोजन में शिलोंग से लेके राजस्थान के जयपुर से लेके झुंझुनू, नवलगढ़, विभिन्न स्थानों से हमारे मित्र जुड़े हैं और हमारे साथ काम करने वाले कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, अमर सिंह जी शर्मा, अंकित शर्मा, अशोक जी भाई साहब, दिलीप सिंह जी शेखावत जी, हितेश शर्मा जी, विद्यार्थी के कार्यकर्ता हैं, कृष्णकांत जी शास्त्री, मुकेश शर्मा, निरंजन जी, विजय लक्ष्मी जी, नगर पालिका की पूर्व उपाध्यक्ष विपुल मिश्रा, सत्यनारायण जी खांडल, और साथ में महेंद्र जी डोरवाल जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सब लोग उनके सुस्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब मैं कृष्णकांत जी शास्त्री जी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें है अभी, वर्तमान में है अभी आप शास्त्री जी? जी आप अंतिम वक्ता के नाते शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। अपन 6 बजे इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे और आगामी जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का विषय सामाजिक सुधार का रहेगा और वो अपन उसमें आप उसके मुख्य वक्ता रहेंगे। शायद विवेकानंद जी का था, अगला कार्यक्रम आपके ऊपर रहेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 6 बजे अपने कार्यक्रम पूरा करना है। शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कीजिए और अपनी 2 बात जो अपने कहनी है वो बात हम सबको कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभावों को बहुत नमस्कार। और बहुत अच्छी बात चली है आज और ऐसा होना भी चाहिए। मुख्यतः क्या होता है कि कोई भी विपत्ति आती है तो मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वो आगे की बातों को सोच करके बहुत चिंतित हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यति न चिंतयेत,
वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। जो हो गया उसको भूलिए, भविष्य में क्या होगा ये ईश्वर पर छोड़िए, वर्तमान में क्या चल रहा है और हम इसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं उसका अवलोकन और उस पर अनुसरण करके उसको सुधारने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। जो कि अभी मेरे भाइयों ने पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि क्या करना चाहिए। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेषु च मूर्खाणाम निद्रया कलहिनवा। तो ये सब बातें भाइयों ने बता दी है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन हम लोगों को इस प्रकार की जो चिंता व्यथित कर रही है कि भविष्य में क्या होगा उसको भूलना पड़ेगा, भूलना चाहिए और वर्तमान को सुधार करके हम इसको अच्छे से अच्छा करें। 6 बजने वाले हैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो वर्चुअल मीटिंग आपने करी है बहुत अच्छी लगी। और प्रकाश जी, आपके हाथ के बनाया हुआ भोजन हम सब लोगों की उधारी रही, इसलिए इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब ये शांति पाठ करके और मैं चाहता हूँ कि ये मीटिंग का समापन किया जाए। सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। शास्त्री जी धन्यवाद। मैं अभी हमारे साथी हैं हितेश जी शर्मा, वो भी मैसेज किए हैं कि उनका भी एक था। तो हितेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोलिए बोलिए सर। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मैं एक महत्वपूर्ण विषय के लिए बोलना चाह रहा था कि वर्तमान समय में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है जो 18+ से होने वाला है। तो एक पत्रिका में भी अभी आया है कि ब्लड की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो भी युवा हैं 18+ से वो ब्लड डोनेशन करें, ऐसी आप सभी अपील करें सोशल मीडिया के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से भी आप अपील करें, जिससे कि ब्लड की आवश्यकता ना पड़े। जिस प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है वो ब्लड की आवश्यकता न पड़े। हाँ हितेश जी, इस मामले में हमारे साथी दिलीप जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहे। ब्लड डोनेशन की चर्चा हो रही है और जल्द ही रोटरी क्लब श्री माधोपुर सनराइज के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन श्री माधोपुर में लगेगा। तो दिलीप जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इसके मामले में 2 मिनट में जो मैसेज देना वो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। सबसे पहले तो मैं किसी अन्य मीटिंग में व्यस्त था इसलिए थोड़ा विलंब से जुड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और निश्चित रूप से जितना भी अभी अंतिम वक्ता के रूप में जो 2 महानुभाव थे उनका उद्बोधन सुना, बहुत ही समसामयिक और वर्तमान परिस्थितियों में जिन सब बातों को लेकर के मंथन मनन चिंतन और अनुभव के आधार पे अपने आप के विल पावर को मजबूत करने की और अपनी आदतों में सुधार करने की और समय के सदुपयोग की जो सारी बातें सुनी, उनके लिए सभी वक्ताओं का और आज की इस वर्चुअल मीटिंग में सभी पुरुष और महिला प्रतिभागियों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि अभी तेज ने बात को रखा और पुरुषोत्तम जी ने उस बात को आगे बढ़ाया, लगातार पिछले 3-4 दिन से हम लोग इस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और निश्चित रूप से सेवा का एक भाव ब्लड डोनेशन का जो है वो लगातार काफी लंबे समय से हम लोग लेकर के चल भी रहे हैं और अपने आसपास के परिक्षेत्रों में सभी सामाजिक संगठनों से जुड़ करके हम लोग इन कैंपों का आयोजन करते भी रहे हैं। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में छोटे छोटे कैंप और जो है मोबाइल बसों के द्वारा जो है इसको हम लोग करेंगे और इसकी शुरुआत जल्दी ही श्री माधोपुर से हम लोग करने जा रहे हैं। और जब भी इस तरह का एक आह्वान हो, आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में छोटे छोटे कैंप अपने प्रयास से गाँवों में लगें और ज्यादा से ज्यादा यूनिट कलेक्शन हो ताकि वर्तमान समय में लोगों की जान बचाई जा सके और इसका निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव पूरे समाज में हम सब लोगों को देखने को भी मिलेगा। पुनः एक बार आपने बोलने का मुझे अवसर दिया और वाकई आज का जो ये वर्चुअल मीटिंग पे जो आयोजन था ये वास्तव में बहुत शानदार रहा। पुनः इसके आयोजन के लिए पूरी टीम को और प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। अभी किसी भी साथी को यदि बोलने की इच्छा है, 2 मिनट है अपने पास, वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। बोलिए। भाई साहब बोलिए। ये ब्लड डोनेशन कैंप में क्या है कि वैक्सीनेशन होने के 60 दिवस
हाँ, शास्त्री जी को बुलाइए, शास्त्री जी को बुलाइए, कार्यक्रम को आगे समापन करिए। हाँ शास्त्री जी, अब आप अपना वक्तव्य जारी रखिए। जी जी, अभी समापन करना है ना मीटिंग का। जी जी जी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।